associated with development. That's why the economists say us that we should see the content, not the rate. The rate is always not beneficial for the economy, but if the content are good, it will be beneficial for the economy and assure the economic development of my country. Next देखेंगे, अब बेसिक नीड्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. बेसिक नीड्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, गौर करेंगे. ओवर टाइम एम्फेसिस इन, अब हमारी जरूरतें क्या है ये जरा जानने की, क्या क्या जरूरतें हैं एक व्यक्ति को, है ना. कभी कभी हम जरूरत में फंस जाते हैं कि कितनी जरूरतें हमें चाहिए, क्या क्या जरूरतें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए. तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंफर्म दैट व्हाट आर द बेसिक नीड्स. क्योंकि आज के डेट में तो बुलेट बाइक भी, 2 लाख की बाइक भी चाहिए, 10 लाख की कार भी चाहिए, आईफोन भी चाहिए. तो ये देखना, ध्यान देना है कि बहुत लोगों के पास है, बहुत लोग यूज करते हैं, ना चाहते हुए भी यूज करते हैं, औकात नहीं है उसके बाद भी यूज करते हैं. तो चूंकि शायद उन्हें पता नहीं होता है या फिर उन्हें कंफर्म होना चाहिए कि हमारी बेसिक नीड्स क्या होता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाउ टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ है क्या, पहले तो ये जानना है. तो देखेंगे ओवर टाइम एम्फेसिस इन डेवलपमेंट. Development economics has shifted from increase in GNP to its composition of distribution and future fulfilling the basic needs. अब देखेंगे कि समय के हिसाब से क्या हुआ कि GNP का जो कंपोजिशन है अब वो अपना ध्यान शिफ्ट किया है कि बेसिक नीड्स को कैसे हम लोग फुलफिल कराएं लोगों का, ताकि क्वालिटी लाइफ इंप्रूव करे, लोगों की लाइफ क्वालिटेटिव हो. इसके ऊपर में भी अब जीएनपी का या नेशनल इनकम का जो जोड़ है. नाउ डेवलपमेंट इज मेजर्ड नॉट मेयरली एन इंक्रीज इन जीएनपी. अब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीएनपी बढ़ गया तो डेवलपमेंट हो गया जीएनपी, बट बाय द एक्सटेंट टू विच नेशन मीट्स द बेसिक नीड्स. अब हमारे लोग को क्या लाभ मिल रहा है, क्या वो विच टाइप ऑफ लाइफ ही और सी इज अवेलिंग, इसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है कि इफ वी आर एबल टू fulfill the very quality life, it means our country is in a well position, in a very good position. Basic need include minimum. अब इसके अंदर क्या होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जैसे कंजम्पशन ऑफ फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, सिंपल हाउस होल्ड गुड्स हो गया, जैसे घर में कुछ हल्का फुल्का सामान जैसे साइकिल है, कपड़ा का यूटेंसिल्स है, अपरेटस है, सारा खाना पीना बनाने का जो भी जरूरत होता है. हाउस होल्ड गुड्स का मतलब यही होता है. एक टेलीविजन होना चाहिए आज के डेट में, एक ये सब अगर है तो है. एज वेल एज द बेसिक सर्विसेज सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब होना चाहिए. देखिएगा बेसिक नीड्स में क्या है, ये आपको मेंस लिखने में बहुत हेल्पफुल होगा और कभी जानकारी रखना चाहिए इसके ऊपर में. ऐसे वगैरह में जो आज अभी जो बीपीएससी में नया जो ऐसे चैप्टर जोड़ा है, उस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे ऐड करके और you can write a very effective essay on relating to economy and socio-economic topics. पे बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं. तो देखिए क्या कहा जा रहा है, apart from these basic consumption needs for community service, अब इनके अलावा भी कुछ कम्युनिटी सर्विसेज हैं जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑल्सो बिकम बेटर अंडर क्लीनेस्ट इन्वायरमेंट भी होना चाहिए. अब सही है, गंदगी नहीं होना चाहिए. अभी पटना में भी देख रहे हैं या बिहार में भी देख रहे हैं या पूरे देश में देख रहे हैं, स्वच्छता अभियान पे रेटिंग चलता है भाई. हर जगह अपने इन्वायरमेंट को क्या रखो, स्वस्थ रखो. चूंकि हमें डोर टू डोर जो आपका गार्बेज कलेक्शन होता है, इसका भी एक रीजन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारी से बचाएं. डेंगू, मलेरिया, बहुत सारे चिकनगुनिया टाइप का जो डिफरेंट रोग डिजीज. तो कैसे करेंगे, बाय मेकिंग द इन्वायरमेंट क्लीन वी कैन stop the disease, we can alleviate the problem of disease. और greater freedom of choice and cultural अच्छी enrichment. और हमारी अपनी चॉइस भी होना चाहिए कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या चुनना है. और हमारी संस्कृति से भी रिलेटेड कुछ चॉइस होते हैं, उनको भी पूरा होना चाहिए. Thus according to World Bank. अब World Bank का मानना है कि a better quality of life generally calls for higher income, but it involves much more such as
बेटर एजुकेशन। देखिए कितना अच्छा बात कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है, कितनी अच्छी बातें कहा है कि क्वालिटी फॉर ऑफ लाइफ जनरली कॉल्स फॉर, अगर हमारी बेहतर जिंदगी जीना है तो बेहतर जिंदगी जीने के लिए हमें इनकम बेहतर चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बट इट इन्वॉल्व्स मच मोर सच एज बेटर एजुकेशन, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जरूरत होता है बेटर एजुकेशन का, हाई स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, और गरीबी कम हो और इन्वायरमेंट क्लीन हो और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिले और भी बहुत सारे लोगों का फ्रीडम मिले और रिचर कल्चरल लाइफ हो बने। यानी इस लाइन को आपको याद रखना है, खास करके ऐसे के पॉइंट में आपको देना होगा, बड़ा अच्छा रहेगा लाइन, क्या बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जनरली कॉल्स फॉर, अच्छी इकोनॉमिक अच्छी क्वालिटी जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी होता है, पर जब वो पैसा आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एजुकेशन करेंगे, हेल्थ करेंगे, न्यूट्रिशन करेंगे, गरीबी कम होगा, क्लीनर इन्वायरमेंट होगा और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मिलेगी, रिचर कल्चरल लाइफ। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरी क्वालिटी लाइफ। Through these, with these qualities, these components, we can make our life very qualitative. So, in the views of the World Bank, the concept of development, in fact, not mere economic phenomenon. अब ये economic phenomenon बनकर के phenomenon नहीं बन गया है, बल्कि bringing about changes in the level of output. अब क्या है कि क्या आउटपुट हमारा हो रहा है, अब ग्रोथ रेट नहीं, क्या है हमारे रोजगार, क्या है इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है एंड पॉवर्टी एलिवेशन पे हम क्या काम कर रहे हैं, इन सब पे हमारा क्या चल रहा है। इट हैज इट्स सोशल कंटेंट्स एज वेल। अब इसमें कुछ सोशल कंटेंट, टू कोट फ्रॉम माइकल पी टोडेरो, टोडेरो का कहना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड, दुनिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तीसरी दुनिया में हो रहा है, डेवलपमेंट मस्ट देयरफॉर बी कंसीव्ड एज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, process involving major changes in social structure, popular attitude and rational institutions, as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality and the eradication of absolute poverty। मतलब कि माइकल टोर्डो का कहना है कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इन द थर्ड वर्ल्ड में, दुनिया में डेवलपमेंट मस्ट देयरफॉर भी होना चाहिए, भी कंसीव्ड एज अ मल्टी, कई तरह से कई मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, प्रोसेस में होना चाहिए, जो कि मेजर चेंज लाए सोसाइटी के अंदर में, सोशल स्ट्रक्चर के चेंज लाए, पॉपुलर एटीट्यूड एंड रैशनल इंस्टीट्यूशंस के, एज वेल एज दी इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाए और रिडक्शन ऑन इक्वलिटी और गरीबी भी पूरी तरह से वहाँ पे खत्म हो। इन इट्स एसेंस, अब इसका अंतिम जो एसेंस है कि मस्ट रिप्रेजेंट द इंटायर गैमेट ऑफ चेंज बाय विच an entire social system turn to the diverse basic needs and desires of individuals and social groups within the systems, moves away from a condition of life widely perceived as unsatisfactory and towards a situation or condition of life regarded as materially and spiritually better। और हमारा जो लाइफ हो वो मेटरली भी स्ट्रांग हो और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो, मतलब कि हम आध्यात्मिक तरीके से भी अपना विकास करें। ये आपका विकास के ऊपर में जो हमारा लेक्चर था वो है। तो निश्चित रूप से आप आज डेवलपमेंट के बारे में आप बहुत बेहतर तरीके से आई हैव ट्राई माई बेस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दैट you will enjoy this video and you will learn the differences between economic development and economic growth, what are the basic differences, and you will apply these lines, these lectures in your essay writings and in your socio-economic any topics. As a student of honors, you should honors of economics, you should also benefits, and for the as a student of aspirants of BPSC and UPSC examinations, you will also be benefited through this lecture. Thank you.
नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है टिकाऊ डेवलपमेंट, जैसा यानी वो लगातार डेवलपमेंट जो हो वो टिकाऊ हो, सस्टेनिंग करे। तो डेवलपमेंट के रिलेटेड टॉपिक में हम लोग देखे पिछले टॉपिक में। नाउ वी आर विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The focus of developing activities should not only be on providing more goods and services and better living standard or good quality of life only of the present generation. It means कि whatever we produce, whatever the development process take place in our economy, that must not be for the present generation, बल्कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उस बेनिफिट को इंजॉय करे। मतलब दैट डेवलपमेंट शुड बी फॉर द नेक्स्ट एंड द कमिंग जनरेशन ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टिकाऊ डेवलपमेंट होता है जैसे मान लो कि आज जो हमारे रिसोर्स हैं, हम ये रिसोर्स का यूज़ कर लिए, कंज्यूम कर लेते हैं, एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन इट बिकम्स स्कार्सिटी। तो फिर वो दिस इज नॉट सस्टेनेबल ग्रोथ। इसलिए हमें ऐसे ग्रोथ के ऊपर में गवर्नमेंट को, सरकार को, पॉलिसी मेकर को शुड ऑब्जर्व दैट कि द डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, यानी टिकाऊ डेवलपमेंट होना चाहिए। बट ऑल्सो इंश्योर दैट जनरेशंस टू कम इन द नेचर द फ्यूचर टू आर प्रोवाइडेड एडुकेट मीन्स एंड रिसोर्सेज टू enable them to enjoy better life quality as fruit of development। मतलब कि बहुत क्लियर ये लाइन है, अगर इस लाइन को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि द डेवलपमेंट इज नॉट फॉर द प्रेजेंट पीरियड, प्रेजेंट टाइम, बट द डेवलपमेंट फॉर द कमिंग जनरेशन मीन्स द न्यू जनरेशन विल ऑल्सो अवेल दिस सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल ग्रोथ। Economic development is the process by which income and output GNP requires greater and more intensive use of resources such as। अब देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि इज द प्रोसेस बाय विच कि इनकम और आउटपुट जो होता है और GNP रिक्वायर्स ग्रेटर एंड मोर इंटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज सच एज कोयला हो गया आपका, पेट्रोलियम एटसेट्रा। सम रिसोर्सेज जो इस तरह के रिसोर्सेज हैं जिसमें कि बहुत सारे भी है, several resources, many resources, but of them some resources are renewable and some are non renewable। देखिए renewable energy sources का मतलब होता है it can be regained, renewable can be regained, but non renewable cannot be regained। non renewable को आप फिर से गेन नहीं कर सकते हैं, but renewable energy को फिर से आप गेन कर सकते हैं। तो ये फर्क है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ जो रिसोर्स हैं वो रिन्यूएबल हैं, बट द रेट ऑफ देयर रिप्लेसमेंट इज मच स्लोअर दैन द रेट ऑफ विच दे आर बीइंग यूज्ड, सच एज यूज ऑफ फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट है फॉर वुड प्रोडक्शन में भी हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट बिकॉज वुड जैसे हैं, इन वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन और एयर पॉल्यूशन एटसेट्रा। तो सच एज यूज ऑफ फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, जंगल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है जैसे लकड़ी का प्रोडक्शन में भी तो ऐसे में क्या होता है कि लैंड अगर आप वुड का ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करते हैं तो फिर जंगल कटाई होगा। इट मीन्स कि यह इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, और क्योंकि इससे वाटर पॉल्यूशन भी होगा और लैंड डिग्रेडेशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ होती है। इसलिए इस प्रकार से एन एफर्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वी मे डिप्लीट आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट द जनरेशंस टू फॉलो इन फ्यूचर आर नॉट ओनली लेफ्ट विथ लेशर अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज। मतलब कि हम डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम जरूर करें, बट वी ऑलवेज बी अटेंटिव। हमें ये ध्यान हमेशा रखना होगा कि ये जो रिसोर्सेज से हमारा नेचुरल रिसोर्स, ये कंजम्पशन से नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट ना करे,
एंड पॉल्यूट और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें टू सच एन एक्सटेंट, एक हद तक के, और वो अगले जनरेशन के लिए भी बचे। तो ये इसको सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं। इन सच ए सिचुएशन द फ्यूचर जनरेशन विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द हाई टेम्पो ऑफ ग्रोथ। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आप बहुत सारे जो आप पॉल्यूशन से रिलेटेड है या फिर इन्वायरमेंट अगर डिग्रेड करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे डिजेबिलिटी होते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण। लोगों में बीमारियां होती है, प्रॉब्लम्स होता है, इल हेल्थ एंड इफिशिएंसी, मतलब कि हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेस उनको पनपते हैं। तो फिर क्या होता है कि इस हालात में फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द हाई टेम्पो ऑफ ग्रोथ। तो अगर मान लो कि आप डेवलपमेंट के नाम पर इफ़ यू डिफॉरेस्ट और इफ़ यू कट फॉरेस्ट, तो वो इट विल create some environmental problems, deficiencies, crisis there, and the people will be with a very weak efficiency and real health, and the people with ill health and poor efficiency or low efficiency, they cannot contribute to the economy and they cannot support to the development process of the any economy. That is why for the sustainable growth we should be attentive to protect these, to preserve these resources. अब देखेंगे which present sources not the ability to use them the same extent as is thus bound to fall, and hence the present high growth in future is thus bound to fall. अब मान लो कि by hooks and by crooks हमने वर्तमान में ग्रोथ रेट को बहुत बढ़ाने की कोशिश किया, हम बहुत डेवलपमेंट को वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ पूरा बढ़े और बढ़ भी जाता है, पर इस कीमत पर वो आने वाले दिन में क्या होता है कि फिर निश्चित रूप से हमारा ग्रोथ रेट घटेगा, क्योंकि इफ वी ओवरलुक द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड, तो फिर ऐसे में क्या होता है हमारी जो ग्रोथ रेट होता है फ्यूचर में वो गिरता है और निश्चित रूप से गिर रहा है। तो achieved through depletion of resources and polluting technology, therefore becomes sustainable unsustainable। और ऐसे में जब हमारी जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो जब कमज़ोर पड़ने लगता है, जब मार खाने लगता है, जब उसमें कमी आने लगती है, तो वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट्स और होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं रह पाता, अनसस्टेनेबल हो जाता है। Thus to sustain the tempo of development in future, इसलिए यदि हमें इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को लगातार जारी रखना है, इस जो स्पीड है को मेंटेन करना है, अगर स्पीड को मेंटेन करना है तो वी मस्ट यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज मोर जुडिशियसली। तो हमें इसको बहुत ही सही तरीके से, जुडिशियसली तरीके से वी हैव टू मेंटेन इट, वी हैव टू यूज़ देम, अदरवाइज it can be its effect will be just opposite. On the one hand we get more and more development and growth rate, but after some time or for the future generation undoubtedly the growth rate will decline. We must, तो नेचुरल वी हैव, हमें जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको बहुत सही तरीके से क्या करना होगा, हमें ठीक करना होगा, यूज़ करना होगा, रिप्लेनिश दी रिन्यूअल, रिप्लेनिश करेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी को, सो दैट दी फ्यूचर जनरेशंस कैन, जैसे मतलब कि आप जंगल की कटाई कर लेते हैं, ठीक है कर लीजिए फॉर योर प्रेजेंट नीड्स, फॉर योर प्रेजेंट डेवलपमेंट, बट यू शुड रिप्लेनिश दैट फॉरेस्ट। फिर आप कोशिश करना है कि बहुत तेज़ी से, अगर आप 10 पेड़ काटते हैं तो 50 पेड़ लगा दीजिए, 100 पेड़ लगा दीजिए, सो दैट कि द कमिंग जनरेशन विल ऑल्सो अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दैट फॉरेस्ट, दैट नेचर, उनको भी सही ढंग से ऑक्सीजन मिले। आप यू हैव ऑलरेडी सीन इन कोविड क्राइसिस में आपने देखा होगा कि अभी जो हाल में कोविड जो हमारे 2-3 साल से पूरी वर्ल्ड को हिट कर रहा है, जिसमें देखा गया कि द मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस वाज द स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए लोग, ऑक्सीजन के बिना लोग, बहुत सारे लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग इसमें जाने गए, तो इनके पीछे ऑक्सीजन था।
तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिस टाइप ऑफ डिजीज ऑल्सो क्रिएट ड्यू टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हालांकि अभी तक के इस बात का पुष्टि नहीं हो पाया है, लेकिन हो सकता है कि several types of diseases also appear in this world due to the environmental degradation. That's why environment should be protected, it should be maintained very carefully so that it will be beneficial not only for the present generation but for the future generation also. The future generation also enjoy the good environment. Environmentally they will live in a very sound environment so that their health can be protected and their health can be make strong. अब देखेंगे यहाँ पे एंड रीप द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो यही है कि आप फिलहाल जो भी आप यूज अप करते हैं वो रिप्लेनिश कर दीजिए, तो फिर क्या होगा कि बेनिफिट डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दस, तो इसको कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यानी एक कभी कभी इस पे बहुत बड़ा लेक्चर होता है या आपका एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाएंगे, मेन से पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ इट कैन बी एश्योर्ड कि हमारा जो ग्रोथ डेवलपमेंट वो सस्टेनेबल हो। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। अब देखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दस एम्ड एट मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इफ वी वांट टू मेक आवर फ्यूचर जनरेशन गुड एंड प्रॉस्पेरस एंड हेल्दी, वी हैव टू बी अवेयर in the present scenario, in the present time, कि we have resources and we use them very judiciously so that कि उनके लिए भी बचे and they will also use them judiciously, और वो भी अच्छे से यूज़ करें कि ताकि हमारा जो नेक्स्ट पीढ़ी जो जनरेशन है उन्हें ये क्राइसिस ना हो कि उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट ना मिले या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मिले। तो आज हमारे देश में भी, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में भी इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि पॉल्यूशन के रिसाइकलिंग की बात चल रही है हमारे यहाँ। आप देख रहे हैं कि हर जगह स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो रही है कि भाई हमें हर जगह क्या करना है, सैनिटेशन को एश्योर करना है। वाई वी नीड सैनिटेशन? बिकॉज इट विल मेक आवर, इफ वी प्रोवाइड हाइजीनिक इन्वायरमेंट टू आवर पीपल, आवर नेक्स्ट जनरेशन, undoubtedly they will be very strong, they will be physically very sound, their health will be also very good, and they will contribute to the Indian economy and they will be the part of the development process of our country, so that कि हमें ये सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा क्या हो, हमारा फेयर हो, हमारी इकोनॉमी फेयर हो, ग्रीनर हो। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रीनर रहेगा, फेयर रहेगा, तो हमें जो फ्यूचर जनरेशन के लिए होगा, हम एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे, अच्छा हेल्थ देंगे। इट इज एसेंशियली एन अटेम्प्ट टू मेंटेन, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम मेंटेन करें इंटी जनरेशन। हाँ, यानी ये कह रहा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ में डेवलपमेंट हमें वर्तमान में बिल्कुल चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों को खाना खिलाना है, लाखों लोगों को स्वस्थ रखना है, तो ये ज़रूरी है। इसके लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है, प्रोडक्शन बढ़ाना ही होगा, उसके लिए नए नए चीज़ें उपाय किए जा सकते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर ना करें, हम करें, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं करें कि चलो 20 साल बाद, 50 साल बाद, 200 साल बाद, 100 साल बाद जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग तो जनरली आप देखें कि अपने फैमिली, सोसाइटी, समाज में ऐसे लोग की जो स्थिति होती है, आर्थिक इकोनॉमिक सिचुएशन जो होता है वो ठीक नहीं होता है। अगर आप सिर्फ वर्तमान में, जैसे मान लो कि कोई किसी के पास अगर 10-20 एकड़ ज़मीन है, वो सोचता है कि चलो आने वाले पीढ़ी तो अपना कर ही लेगा, लेकिन हमें अभी फिलहाल अब उसको वो बेच करके वो अपनी मेंटेनेंस, लाइफ मेंटेनेंस को बहुत करता है, तो निश्चित रूप से वो आने वाली उसकी जनरेशन पे वो भारी पड़ता है। इसलिए हर एक फैमिली की बात जहाँ तक है, और फिर तो पूरी कंट्री और दुनिया की बात है, तो वो तो बेहद इम्पॉर्टेंट होता है कि हम वी हैव नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द फ्यूचर। हम फ्यूचर के कॉम्प्रोमाइज़ पे एट द रेट ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स
हम प्रेजेंट में हर चीज़ को एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश न करें। वी नीड डेवलपमेंट टू फीड द मासेस, वी नीड हॉस्पिटल्स टू provide medical facility, we need schools to educate the children of our country, we need roads and other connectivities, electricity। तो हमें इसको करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। वी हैव टू यूज़ द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स भी करने चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आने वाले दिन में जो भी होगा देखा जाएगा, फिलहाल सारी चीज़ को यूज अप कर लो। तो इट विल क्रिएट वेरी डिजास्टर्स कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए यह जरूरी है कि एक अटेम्प्ट करो टू मेंटेन इंटर जनरेशन इक्विटी। इक्विटी का मतलब, इंटर जनरेशन का मतलब होता है कुछ हिस्सेदारी आने वाले पीढ़ी के लिए भी छोड़ देना चाहिए, so that the future generations do not suffer just because the present generation allowed itself on undue share in use of natural resources। तो वो उनको दिक्कत नहीं होगा आने वाले पीढ़ी को, और आने वाली पीढ़ियां भी क्या करेंगी कि हमारा जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी प्रकृति प्रदत्त जो साधन संसाधन है, उनका बखूबी वो भी इस्तेमाल करेगी आने वाली पीढ़ी। इसलिए वो बहुत जरूरी होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि वो पर्यावरण से रिलेटेड होता है। पर्यावरण इस पे बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है, यही रिस्पॉन्सिबल। अगर हमारी इन्वायरमेंट डिग्रेड करता है तो फिर it will not assure sustainable growth in the coming future। That's why development में हमेशा ये ख्याल रखना होगा, the policy makers should be attentive, should be aware that we should not erode the environmental degradation। ज़्यादा नहीं करना है। We have to protect environment, we have to be sensitive for the preservation of our environment and natural resources, कि हम आने वाले पीढ़ी जनरेशन को उसका लाभ दे सकें। क्लियर है? अब डेवलपमेंट विच ड्यू कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट कैन कॉज सीरियस डैमेज टू ग्रोथ रेट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द फ्यूचर। अब अगर आप ऐसे डेवलपमेंट करते हैं कि भाई बाय हुक्स और बाय क्रुक्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, भाई इतना ग्रोथ रेट हमें चाहिए, हमें सिर्फ फ़ायदा ही चाहिए, हमें इतना सेविंग कर लिए, इतना बचा लिए, इतने बड़े बड़े रोड्स बना लिए, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लिए, इतने वो बना लिए, ब्रिज बना लिए, तो ठीक है वो बना लिए फिलहाल के लिए, लेकिन ये देखना यह है कि आने वाले दिनों में मरे तो हमें उसको भी सोचना होगा। इसमें मेन चीज़ होता है कि अगर हम सड़कें बना रहे हैं तो कोशिश करें कि सड़क के किनारे दोनों तरफ प्लांटेशन होने चाहिए, फॉरेस्टेशन होने चाहिए। आप कोई इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं उसके पहले उस इलाके में फॉरेस्टेशन होना चाहिए। स्कूल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लोग वहाँ पे गैदरिंग होगा, वहाँ पे प्लांटेशन लगाने चाहिए, ताकि हमें ग्रीनर एक फेयर एंड ग्रीनर इन्वायरमेंट हमें मिल सके और लोग हेल्थ से हमेशा क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो अगर ऐसा नहीं करते, अगर डेवलपमेंट बाय हुक्स और बाय क्रुक्स और बाय और anyhow we want to increase our growth rate, तो it will be very dangerous for the coming generation। और इतना जनरेशन को के लिए वो घातक होगा कि कई सारे एक तो क्या करेगा कि ग्रोथ को आने वाले दिन में डैमेज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिगड़ जाएगा लोगों का, और फ्यूचर जनरेशन का जो हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो दैट विल डैमेज द economic development of a particular country। That's why we must be aware of the protection of environment, for the maintenance of environment, and we should assure greener environment कि ताकि हम आने वाले लोगों को बेहतर हेल्थ दें। तो यह आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, यह सस्टेनेबल ग्रोथ के, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ का मायना जो उनका जो सस्टेनेबल ग्रोथ में सबसे जरूरी होता है इन्वायरमेंट होता है। अगर इन्वायरमेंट को ठीक ठाक करते हुए हम अगर डेवलपमेंट अपनी इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं, दिस इज गुड फॉर द इकोनॉमी। नेक्स्ट है नेशनल इनकम और जीडीपी एज मेजर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही है, आपने नेशनल इनकम का नाम सुना और जीडीपी का नाम सुना।
एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज, परसेंटेज चेंज इन नेशनल इनकम इन अ गिवन टाइम पीरियड ओवर द प्रीवियस। यानी हमने डेवलपमेंट के रूप में बहुत सारी चीज देख ली है, हमने ग्रोथ रेट के बारे में बात कर लिया, हमने सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि अब नेशनल इनकम को हम कैसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ से देखते हैं, कैसे जोड़ते हैं कि मेरा विकास हो रहा है, मेरा डेवलपमेंट, उसमें नेशनल इनकम का क्या रोल है और जीडीपी का क्या रोल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या रोल है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम के बारे में डील करेंगे, तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, जीडीपी आएंगे, जीएनपी आएंगे, वगैरह वगैरह आएंगे, तो हम लोग उसको जरूर देखेंगे। ये फिलहाल अभी इस वीडियो में ये देखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज। इकोनॉमिक ग्रोथ जो देखा जाता है, मेजर किया जाता है, ये देखा जाता है कि हमें परसेंटेज ग्रोथ रेट में क्या चेंजेज आए, कितना हमारे नेशनल इनकम में इन अ गिवन टाइम पीरियड ओवर द प्रीवियस पीरियड टाइम। मतलब कि प्रीवियस एक साल और अभी के एक साल में जो ग्रोथ रेट दिखाई दिया है उसमें कितना हम ग्रोथ किए। मान लो कि अभी 2023-24 चल रहा है, अभी तो खैर सरकारी रेट से, सरकारी हिसाब से 23-24 नहीं चल रहा है, आपका 22 और 23 चल रहा है, 22-23 चल रहा है। फिर बजट जब 1 अप्रैल से हुआ तो 23 और 24 चलेगा। तो इस साल का जो ग्रोथ रेट हमें देखा जाएगा कि 2022 एंड 23 को हम कंपेयर करेंगे 21 और 22 के कंपेयर में करेंगे। ये देखेंगे कि ग्रोथ रेट जो 21 to 2 में क्या रहा और फिर 22 से 3 में क्या ग्रोथ रेट रहा। इस बीच के जो परसेंटेज होता है दिस इज कॉल्ड ग्रोथ रेट कहलाता है। इसी परसेंटेज को ग्रोथ रेट कहता है। देखते हैं यहाँ पे थोड़े से इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि एग्जैक्टली मान लो कि अगर 2021-22 में अगर ग्रोथ रेट यानी टोटल जीडीपी अगर 100 करोड़ का प्रोडक्शन होता है हमारे देश में, और इस वर्ष यानी 22 और 23 के जो आंकड़े अभी आने बाकी हैं, जुलाई तक आते हैं, जो जुलाई तक आते हैं आंकड़े, इसमें देखा गया कि 109 करोड़ रुपया का प्रोडक्शन हुआ। मतलब पिछले की तुलना में 9% का ग्रोथ रेट दर्ज किया गया। यही ग्रोथ रेट कहलाता है। देखते हैं आगे। जनरली दिस चेंज इज मेजर्ड 1 ईयर टू ईयर बेसिस एंड 10 एक से एक दूसरे साल के लिए। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द गिवन ईयर्स नेशनल इनकम ओवर द प्रीवियस ईयर्स नेशनल इनकम लेवल। मतलब हम पहले वर्ष की पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो भी हमारा ग्रोथ रेट होता है उसको हम यहां देखते हैं। क्लियर है? दीज डेज जो आजकल है कि रेट ऑफ चेंज इन जीडीपी rather than national income is used as a measure of economic growth। आज आधुनिक अभी समय में देखा जाता है कि हमारे जीडीपी जो है rather than national income is used, नेशनल इनकम से ज्यादा जीडीपी को हम देखते हैं। मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दस इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। और कुछ एक फार्मूला दिया गया है। मतलब नेशनल इनकम में आपको पढ़ना, जीएनपी पढ़ने हैं, जीडीपी पढ़ने, एनएनपी पढ़ना है, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है पढ़ना। पर फिर भी हम जीडीपी को देखते हैं। जीडीपी क्या होता है ये पहले समझना है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जान लेना और डिटेल्स में हम लोग कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में होता है किसी भी देश के अंदर, मतलब इन अ बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, in a geographical area of a particular country, whatever produced during 1 year, whatever produced during the 1 year, the final price of the products is added during 1 year in a geographical area of a country। 2-3 बात याद रखना है, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं उससे। Means India is a country, this is the domestic area of my country।
first point. This is called domestic. In the same manner, we can study the GDP of America. The geographical area of United States of America is also there. So the geographical area of our country, India, is domestic. Gross means the total production of a country. Gross means total of a country during a financial year. During a financial year, your fiscal year means होता है, it start from 1 April to 31st March. This period is known as the fiscal year, or we can say it financial year. And the fourth point is that there is contribution of, in the GDP, both contributes, the nationals, Indian nationals, and the foreigners also contribute. The persons from other countries, they are living in India, Americans, Russians, Sri Lankans, Pakistanis, Bangladeshis, they all are living there in India. The income of those persons are also added in the gross domestic product. इससे बनता है, इसको कहते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्लियर हो गया? और लास्ट प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच आइदर कंज्यूमर परचेज और रिटेलर सेल्स. दिस इज द लास्ट प्राइस. Last price means after this price, the goods are not sellable. The goods are consumable. Up to the consumers, a product sells many times. From producer to consumer, there are many chains. Producers, पहले तो वो रॉ मटेरियल होता है. रॉ मटेरियल जो कि मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पे आप क्लॉथ के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं. कॉटन प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर, फार्मर्स प्रोड्यूस कॉटन, फिर कॉटन को वो बेच देता, थ्रेड बनता, थ्रेड से फिर वो क्लॉथ बनता, बिकता हर जगह. तो इन जो बीच वाले जो प्राइसेस हैं, बिक रहे हैं ना, दिस इज नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम, इन द जीडीपी. ये जो कपड़ा बना, फिर कंपनी ने कपड़ा बनाया, कपड़ा से फिर वो शर्ट बना, शर्ट से फिर वो होलसेलर, रिटेलर, मतलब कि ऐसे जाकर के कई चेन में जाकर के अल्टीमेटली कंज्यूमर कौन है? तो जो भी कंज्यूमर, पब्लिक जो है कंज्यूमर है, और पब्लिक उस शर्ट को लेता है, उसको कंज्यूम करता, पहनता है. तो एट द प्राइस एट विच कंज्यूमर परचेज, जिस पर वो खरीदता है, दिस इज कॉल्ड द फाइनल गुड्स, दिस इज कॉल्ड द फाइनल प्राइस. और दिस प्राइस इज एडेड इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मुझे लगता है कि जीडीपी से रिलेटेड आपने इस जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हो गया होगा. अगर सवाल करें कि इज द इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया एडेड इन द जीडीपी? यस, द फॉरेनर्स हु आर लिविंग इन इंडिया, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी. वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि उनकी इनकम भी जीडीपी में शामिल होता है. Foreigners are in India, they are also contributing to the GDP. Outside India is not the part of the income received outside India is not the part of the GDP. In the GDP earned in the geographical area of my country is always added in the GDP. Prices of middle goods, not prices of raw material is not added in the national income.
the price of final goods means consumable goods means purchased by consumer or sold by retailers is added in the national added in the GDP, gross domestic. Now the GDP has become the rational approach to measure the development of a country. So every year, every country releases its growth rate of the GDP. India also, China, France, Germany, Japan, United States of America. Every country releases its data, report of its development, growth, development, and the report is released in the form of GDP, or on that GDP we find that this country is developing or not. This is called percentage growth rate of the GDP. Now it has become the rational idea. अब देखेंगे यहाँ पे 10 इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला. एक फार्मूला भी है, अ फार्मूला भी है. वो फार्मूला देखिएगा, फार्मूला क्या है. तो ग्रोथ रेट, जीआर मीन्स ग्रोथ रेट हो गया, ये जीडीपी और ये भी जीडीपी है, ठीक है. अब यहां पे नीचे में इसके एक्सप्लेनेशन है. जीआर इज ग्रोथ रेट of the economy, GDP into GDP N1 is the level of GDP of two respective years, GN and G2, G1 and G2, and N1 and N2. Since growth rate is always measured in percentage terms, और हम ग्रोथ रेट में ये नहीं देखते हैं कि हमारे जीडीपी में कितना लाख करोड़ का हुआ, डेवलपमेंट कितना का हुआ. हम हमेशा देखते हैं प्रतिशत कितना हुआ. हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे जीडीपी में 1 लाख, हाँ ये भी है, ठीक है, ये भी देखा जाता है कि 2 लाख करोड़ का या 2 करोड़ इतना डॉलर का हुआ या इतना का हुआ, वो भी देखा जाता है. वो तो खैर फाइनली देखा ही जाता है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है. आप कभी आए दिन सुनते हैं कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. चाइना से हम आगे निकल गए, कभी चाइना आगे निकल जाता है, कभी इंडोनेशिया आगे निकलता है, कभी अमेरिका पीछे. तो ये परसेंटेज ग्रोथ रेट दर्शाया जाता है कि क्या हम अपने डेवलपमेंट अपने ही तुलना कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल मेरा ग्रोथ रेट क्या रहा, ये होता है. फिर बाद में इंटरनेशनली भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं. मान लें कि हमारा ग्रोथ रेट 7% है, चाइना का ग्रोथ रेट 5% है, अमेरिका का ग्रोथ रेट 3% है. तो हम देखते हैं कि हमारे इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है, इस ग्रोथ रेट का मतलब नहीं कि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई. वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ जीडीपी, बट इन टर्म ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, समटाइम्स चाइना आल्सो. तो ये अलग चीज होता है, ग्रोथ रेट अलग है और ओवरऑल जीडीपी एक अलग चीज होता है. तो उस हिसाब से इंडिया आज 5वां दुनिया का इकोनॉमी है. फिर आप पर कैपिटा इनकम में आइएगा, इससे में तो देखिए कि वो भी एक डिफरेंट चीज होता है. वो हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन का इतना बड़ा साइज है कि हम 5वां होते हुए भी हमारे से दुनिया के लगभग 50 देश 60 देश की पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है. वो आपका लिस्ट निकलता है, आप लिस्ट पे आप देख सकते हैं, गूगल्स वगैरह ट्राई करके वो देखेंगे कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर द 3rd largest economy in term of purchasing power parity PPP, and we are the fastest growing economy of the world, but the per capita income is not so much high in comparison of the 150 of the world's more than 50-60 countries of the world. Why? Because the population is very high. Where population is very intense in India, we are the 2nd most populated country of the world. हम बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, इसलिए बढ़ जाता है. अगर हमारी भी पॉपुलेशन कल के डेट में 20 करोड़ हो जाए, 30 करोड़ अगर होता, 25 करोड़ होता, और जो इतना जीडीपी अगर है, तो सीधे आप बहुत, हमारा जीडीपी भी, हमारा भी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हो सकता था. तो ये चीज़ है. अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ कहा जाए सिंस ग्रोथ रेट इज ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म्स, तो हमेशा ग्रोथ रेट परसेंटेज टर्म में देखा जाता है. कितना हमने चेंज किया 2 वर्षों में,
ये मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। दस इफ GDP N2 इज 515, मतलब कि ये N2 है और ये N1 है, इसको N1 मानिए, ये मिसप्रिंट हो गया है N2 और वो। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा जो GDP N2 है वो 550 है एंड GDP ऑफ N1 है जो 500 है, मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यहाँ पे कोट करना चाहेंगे कि परसेंटेज निकालने के लिए। मान लो कि हमने पहले साल में 500 रुपये का प्रोडक्शन किया हुआ हमारे देश में, और इस साल हमने 550 का प्रोडक्शन किया, ये प्रोडक्शन हुआ, तो ये कितना हो गया लगभग, आप कितना कह सकते हैं इसमें, तो लगभग 50 हुआ। घटा करके अगर करें तो 50 हो गया, इसमें से घटा दे तो कितना हो गया, 50 रुपया का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। अब 50 को हम क्या कर लें, यहाँ पे फिर नीचे में GDP जो पहला साल में हमने क्या किया, ये तो पहला में क्या किया हमने 500 किया, और फिर इसको हम 100 से ये कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कितना हुआ हमारा, गौर करेंगे तो मान लो कि अगर तो यहां से 10 से कट गया, ये मतलब कि 10 से कट गया और 10 से ये कट गया, तो टोटल कितना हो गया, 10% ग्रोथ। मतलब हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कितना हो गया, लगभग 10% हो गया। क्लियर है? यानी सिंपल सा थ्योरी है कि 500 लास्ट ईयर था और इस साल 550 है, तो ऐसे भी बिना कैलकुलेशन का भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद भी क्या है आपका 10%, यानी यही 10% ग्रोथ रेट है। इसी को हम लोग ढोल पीटते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट कितना हो गया, 10%, 10%, 10%। दुनिया में भी ये बताया जाता है कि हमारा ग्रोथ रेट 10% हुआ। अगर ये 25 होता तो फिर 5% होता। अगर हमारा 25 और अगर वो 500 से 600 हो जाए तो ज़्यादा परसेंटेज होगा, हमारा ग्रोथ रेट होगा 20% होगा। अब देखिए, समटाइम इंस्टीड ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल GDP, नेशनल इनकम और GDP, कभी कभी क्या देखते हैं कि हम लोग इसको करने के चेंज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, यह भी हमारा ग्रोथ रेट से सही बात है। पर कैपिटा इनकम भी ग्रोथ का कंपोनेंट है, नेशनल इनकम भी ग्रोथ का कंपोनेंट है, GDP भी ग्रोथ का कंपोनेंट है। तो निश्चित रूप से अगर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है तो इट मींस कि कहीं ना कहीं मेरी इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, ये साइन है। क्योंकि अगर घट रहा है तो नेशनल तो पर कैपिटा इनकम घट रहा है। अगर देश की इकोनॉमी श्रिंक करेगा, नो डाउट दी पर कैपिटा इनकम आल्सो डिक्लाइन, और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा निश्चित रूप से। इसलिए चेंज इन द पर कैपिटा इनकम और रेट ऑफ ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ इज बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। अब कह रहे हैं कि हम कई सारे डेवलपिंग कंट्री की जब बात करेंगे, विकासशील देश की बात करते हैं जब हम लोग, तो डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज क्वाइट रैपिड। तो ऐसे देश में देखिएगा कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट होता है बहुत तेज होता है। इंडिया में लीजिए, चाइना में लीजिए, चाइना आज दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। तो जनरली डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है। सोच सकते हैं डेवलपमेंट से ज़्यादा हाई उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है। क्लियर है? A slow and gradual increase in national income in the face of rapidly growing population does not bring about any sustainable improvement in living standard of masses। अब दिक्कत क्या होता है कि ग्रोथ रेट तो एक तरफ हमारा बहुत ज़्यादा है,
अब मान लो कि बहुत लोग, हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, और उस कंपैरिजन में, उस तुलना में, उस रेशियो में यदि आपका इकोनॉमिक नेशनल इनकम यानी जीडीपी आप कह सकते हैं, वो बहुत धीमा है, बहुत स्लो है। तो अगर मान लो कि सिंपल सा बात है कि अगर आपके फैमिली में कोई, अगर एक कपल है, उनकी इनकम मान लो मंथ का 10,000 है, तो उससे अपना गुजारा कर लेता है। अब उनके बच्चे हो गए, एक चल रहा है काम, तो हो सकता है 2,000 उनकी अपनी इनकम बढ़ गई, फिर एक बच्चे हो गए, फिर 1,000 इनकम बढ़ा, फिर एक बच्चे हो गए, फिर 500 इनकम बढ़ा, तो लगातार पॉपुलेशन यानी लगभग 5-6 बच्चे हो गए, और इनकम जो बढ़ना चाहिए था वो उतना बढ़ा नहीं, इनकम 15,000 पे रह गया। तो 2 आदमी पे हम 10,000 रुपया खर्च करते हैं, और 6 बच्चे प्लस 2, 8 बच्चे लोग मिल करके 15,000 पे गुजारा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से परेशानी तो बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी। तो यही कारण है डेवलपिंग कंट्री में या डेवलपिंग लोगों में भी, इस तरह के एमर्जिंग फैमिली में भी, परिवार में भी होता है। डेवलपिंग कंट्री में डेवलपिंग लोग रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का बहुत हाई होता है, बट द स्लो एंड ग्रेजुअल इंक्रीज इन नेशनल इनकम कंपेल द पीपल टू लीव देयर लाइफ ऑन मार्जिन। ऐसे में क्या होता है, लोग अपने हाशिए पर जिंदगी गुजारते हैं, देयर कंडीशन इज नॉट सो गुड। तो इसलिए कि नेशनल इनकम इन द फेस ऑफ रैपिड पॉपुलेशन जब होगा, तो उनके पास सब्सटेंशियल डेवलपमेंट नहीं होगा। तत्काल जो भी कुछ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, भविष्य के लिए नहीं होता है, अपने भविष्य को वो सुधारते नहीं है। सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, जबकि डेवलपमेंट के जो लक्ष्य होने चाहिए, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल, इट नेसेसरी दैट, तो ये होने चाहिए कि हम आम आदमी के जीवन स्तर को इम्प्रूव किए। जरूरी है नेशनल इनकम और जीडीपी शुड बी ग्रेटर देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब if the government policy makers want to increase the standard of living of its masses, it is mandatory the government should take the rapid growth of population. Government will have to move on 2 legs. उनको 2 पैरों पर चलना होगा। मतलब 2 पैर पे तो हर लोग चलता है, लेकिन जनरली है कि उनको भी दो तरह से फंक्शन करना होगा। पहला तो ये करना होगा कि ऑन द वन हैंड, एक साइड में ये है कि दे शुड बी अवेयर टू चेक रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दे शुड मेक सम पॉलिसीज, दे शुड encourage the people that they should check and plan the size of family. If the size of family will be planned, undoubtedly the problem will be lower down. So government should take initiatives to check rapid growth of population. One hand, and on the other hand, the government must ascertain, it must invent some schemes, some plans to multiply the growth rate. How to steer the growth rate, how to increase the growth rate. Means if growth rate is 10%, the government should take efforts to increase it up to 15%, 16%, 18%, 20%. ये दोनों काम करना होगा एक साथ। तब क्या होगा, ऑन द वन हैंड द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन एंड द ग्रोथ रेट विल, तो क्या करेगा, फिर बैलेंस करेगा। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के, डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ या टू प्रोवाइड देम गुड फैसिलिटीज फॉर द गुड लाइफ,
वो उनका पूरा होगा तो देखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिंस पर कैपिटा इनकम इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द जीडीपी और नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। अब इसमें जो डिवाइड कर देते हैं तब हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। जब मान लो कि अगर इस देश के अंदर 100 लोग रहते हैं और 10 रुपया का इनकम है मान लो, या इस देश के अंदर हमारे देश में हाँ अभी जी नहीं कुछ देखिए, लगता है बैटरी उटरी डिस्चार्ज हो गया क्या। अरे डेरा बगले में ना रखे हैं सर। देखिए लगता है सेल डिस्चार्ज हो रहा है क्या। इसको बंद किए थे क्या सर? नहीं कुछ नहीं किए थे। देखेंगे यहाँ पे कि सिंस पर कैपिटा इनकम इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द जीडीपी, मींस की इफ द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री इज 100 रुपीज एंड पीपल आर ओनली 10, तो फिर पर कैपिटा इनकम कैसे होगा। तो पर कैपिटा इनकम 10-10 रुपये होगा सभी का। 10 से गुना कर दीजिए तो 10 रुपया 10 रुपीज क्या होगा, पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। Increase in per capita income will take place only when growth rate of national income is higher than the population growth rate. Means it is very important, mandatory for if the population growth rate is high, the GDP growth rate or per capita income will never be high. That is why first of all the national income should be higher than the population growth rate. Only then the per capita income will also increase. We have already discussed that what should government do to increase the per capita income and assure the development for the people. So first of all, in a developing country, when the major problem is that the population growth rate is very rapid and the growth rate of GDP or national income is very poor and very low, slow. तो बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को कि इट शुड मेक प्लान्स, स्कीम्स टू डिक्रीज टू कंट्रोल चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड शुड इन्वेंट सम न्यू स्कीम्स फॉर टू accelerate the growth rate of the country. Only then the per capita income will increase, regarded as the satisfactory index of income growth. And most commonly, सबसे जो बड़ी बात है, the level of country development as well as the comparison among different countries about their relative position in terms of development or underdevelopment is usually judged on the basis of per capita income of this country. और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी है कि किसी भी देश का जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है और जो हम कंपैरिजन करते हैं कई देशों से अबाउट देयर रिलेटिव पोजीशन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट इज यूजुअली, तो वो पर कैपिटा इनकम के आधार पे भी जज होना चाहिए। मतलब कि हमने 2-3 इंस्ट्रूमेंट देखा है बाय विच वी कैन जज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक तो जीडीपी देखा हमने,
बहुत से डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में बात किया कि नहीं वहाँ की क्या डेवलपमेंट है। तीसरी बात है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, ग्रोथ रेट क्या है। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये हम लोग अप्लाई करते हैं किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जज करने के लिए। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ मेनी कंट्रीज हैव शोन देयर इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब जो भी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट का है मेनी कंट्रीज में दिखाया जाता है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम और जीडीपी इवन व्हेन इट इज सिग्निफिकेंट एंड सब्सटेंशियल हैज ऑफन फेल्ड टू मेक एनी डेंट इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कई देशों में ऐसा अनुभव दिखाया गया है कि यदि नेशनल इनकम बढ़ रहा है एंड इफ द जीडीपी इज ऑल्सो वेरी सॉलिड and increasing very appreciable, but it has not able to diminish the problem of poverty. It could not dent the problems of poverty and unemployment in that very country. Means this growth rate is called jobless growth rate. मतलब कि ग्रोथ तो हुआ हमारे देश का, जीडीपी हाई है, बट एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, पॉवर्टी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इट मीन्स कि सेग्रीगेटिव ग्रोथ, आइसोलेटेड ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हो रहा है बट फॉर हैंडफुल के लिए हो रहा है। कुछ लोग, द हैंडफुल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बाय इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बट द मेजर पोर्शन इज बाईपास बाय दिस ग्रोथ रेट। मतलब उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, पॉवर्टी में वो बाध्य हैं जीने के लिए। तो ये कभी कभी इस तरह का जो है वो इसी को हम कहते हैं एक इकोनॉमी में, लास्ट वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, दिस इज कॉल्ड क्रोकोडाइल जॉय सिंड्रोम। क्रोकोडाइल जॉय सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है। इन दैट सिंड्रोम वी फील दैट आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग, द ग्रोथ रेट इज वेरी वेरी अप्रिशिएबल, आवर जीडीपी इज वेरी वॉल्यूमिनस एंड वेरी साउंड कंडीशंस, बट वी आर नॉट गेटिंग द फैसिलिटी बेनिफिट द output of the economy. This very effect is called crocodile joy syndrome. मतलब कि हम खुश होते हैं, हम बैंड बजाते हैं, हम ढोल पीटते हैं, अखबारों में आता है बड़े बड़े लंबे बड़े बड़े लाइन में आता है बड़े मोटे अक्षरों में कि हमारे देश की जीडीपी तो 9% है, 10% है, हमने तो चीन को पार कर गया, ब्रिटेन को पार किया, वगैरह वगैरह पार कर गया। पर जब हम देखते हैं कि जो इस सेक्शन में जो वीकर सेक्शन है, जो वो सेक्शन जहाँ है वहीं है, बल्कि और पीछे चला गया, पर फिर भी हमारा ग्रोथ रेट बहुत हाई दिखाया जाता है। होता भी ग्रोथ रेट है, अलग बात है कि इसमें ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ग्रोथ होता है। मतलब वी नीड ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, वेदर वी शुड बाईपास द पीपल और वी शुड इग्नोर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और पुअर पर्सनस, बट वी हैव टू एश्योर द ग्रोथ रेट। तो ये इस तरह का भी ग्रोथ रेट होता है। मतलब कि यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ जाने से, जीडीपी बढ़ जाने से, बहुत अच्छी जीडीपी है, बहुत अच्छी नेशनल इनकम है, बट वी कैन नॉट डिफीट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। टू डिफीट पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट देयर शुड बी सम न्यू एफर्ट शुड बी रिक्वायर्ड, and the policy makers should adopt the policy of inclusive growth model. Inclusive growth model means होता है कि we have to include all the people with the developmental process so that they will also enjoy the output of our economic development. Next, in fact lately most of the underdeveloped countries have been experiencing what is termed as jobless growth. तो आपने अभी हमने बात किया था कि जॉबलेस ग्रोथ की बात क्या होता है। क्या है जॉबलेस ग्रोथ? मतलब ग्रोथ हुआ पर नौकरी नहीं मिली, ग्रोथ हुआ पर लोगों की गरीबी नहीं गई, तो ये इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। अब ये कैसे होता होगा, ये करने वाली बात है कि इफ द पीपल इन अ डेवलपिंग कंट्री, मेनी पीपल आर सीकिंग फॉर जॉब्स, दे आर wandering here and there in search of job, but they are not engaged, they are not provided jobs, उनको नौकरी नहीं मिलता है। On the other hand, the high advanced technology like JCB, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं JCB का,
बड़े बड़े मशीन्स जो हैं वो दे आर फंक्शनिंग एंड द मशीन्स आर ओन्ड बाय द कैपिटलिस्टिक पीपल, जो कैपिटलिस्ट होता है उनका होता है। तो पीपल आर रेडी टू वर्क, वो काम करने के तैयार हैं, बट आवर पॉलिसी मेकर इज नॉट प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट। इन दैट केस देयर विल बी सेग्रीगेटिव ग्रोथ। तो अमीर और अमीर बनता है, रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। दिस इज कॉल्ड, थ्रू दिस वी एश्योर जॉबलेस ग्रोथ। मतलब कि हमें ग्रोथ तो है, हमें ग्रोथ चाहिए होगा, पर हम नौकरी नहीं देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, सारा काम हम टेक्नोलॉजी से कराएंगे। और जब टेक्नोलॉजी से कराएंगे तो क्या होगा, देयर विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन हैंडफुल पर्सन्स इन आवर कंट्री। कल के अखबार में भी दिया हुआ है कि हमारे देश की 40% जो एसेट्स हैं, जो 40% एसेट्स हैं वो मात्र 1% लोगों के हाथ में है। इट मीन्स जो ग्रोथ हमारे देश का है वो जस्टिफाइड नहीं है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। और यह इंक्लूसिव ग्रोथ अगर नहीं है तो सस्टेनेबल ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि ऑन द वन ये बड़ा मिसलीड करने वाली बात है, भ्रम फैलाने वाली बात है कि एक तरफ तो हम कहते हैं हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हम जीडीपी में बहुत है, 5वां नंबर पर आ गए हैं, ग्रोथ रेट मेरा चाइना के बराबर है, बहुत सारी बातें किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड we are not assuring the 2 square meals to the people and we are not providing employment, even untrained employment to the people. So this is just misleading and nothing but only the white elephant for the economy. That's why we need jobless growth rate. हम jobless growth rate जब हम चाहेंगे तो इन अंडरडेवलप्ड कंट्री में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि तो फिर क्या होगा, ग्रोथ हमारा सेग्रीगेटिव होगा, अच्छा नहीं होगा। अब देखेंगे वे आउटपुट इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट ड्यू टू आउटपुट बढ़ रहा है क्योंकि सॉफिस्टिकेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बट एम्प्लॉयमेंट इज श्रिंकिंग, भी घट रहे हैं, thus causing more employment and increasing poverty. Therefore, the modern approach to development does not focus only on growth of GDP. यानी अब जो आधुनिक दुनिया में बात है कि जब हम मॉडर्न तरीके से सोचते हैं तो अब हम ये सिर्फ नहीं कर सकते, हमें वी नीड ग्रोथ रेट, हमें चाहिए ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट इज द chief driver of any economy. I am not contradicting growth rate. I am not negating growth rate को हम negate नहीं कर रहे हैं, हम contradict नहीं कर रहे, हमें चाहिए growth rate, हर हाल में चाहिए, but that is not sufficient to assure employment opportunity and poverty alleviation. It seeks to supplement income approach with some social indicators of development to analyze the process and tempo of economic growth. लेकिन अब जरूरत है क्या कि सोशल इंडिकेटर हमारे क्या होना चाहिए। जैसे अभी भी आप देखते हो कि हंगर रिपोर्ट में भारत बहुत पीछे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वह बहुत पीछे है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में बहुत पीछे है, जबकि जीडीपी के मामले में हम 5वां सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है कि जीडीपी में कहीं कहीं की दिक्कत है, जीडीपी है पर दिक्कतें हैं, जरूरी है कि वो जीडीपी का फायदा लोगों तक मिले, पहुंचे। नेक्स्ट है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। अब देखेंगे फिजिकल क्वालिटी PQLI ये क्या है। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ GDP एज द मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द इकोनॉमिस्ट स्टैंडर्ड emphasizing द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्या होता है, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ GDP एज मेजर, अब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा फिजिकल क्वालिटी लाइफ का क्या है। ये एक इंडेक्स है, इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडेक्स है कि अगर लोगों के पास फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है तो हमारी इकोनॉमी ठीक है। दिस मेजर टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सटेंट टू व्हिच द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल आर बीइंग मेट एंड द इंप्रूवमेंट्स रिकॉर्डेड इन। अब कहा जा रहा है कि ये मेजर है क्योंकि कहते हैं कि इसमें कि बेसिक लोगों की बेसिक जो जरूरतें हैं वो मिल रही हैं, अच्छी मिल रही हैं। विच चेंजेस हैव अकर्ड इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारे जो आम आदमी के, आम नागरिकों के जीवन में कुछ सुधार हुए हैं। द PQLI seeks to measure economic development in terms of, अब ये इससे भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम मापते हैं of the extent of which the basic needs are being fulfilled, जिससे कि लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो सके। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स, इसमें 3 कंपोनेंट हैं। पहला क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
PQLI के 3 कंपोनेंट हैं, याद रखना है, मेंस के लिए, PT के लिए, प्लस आज के डेट में जो आप देख रहे हैं BPC में ऐसे भी एक इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस तरह के ऐसे आप में ये जो पॉइंट्स हैं वो आप डील कर सकते हैं इसमें। तो ध्यान देंगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक है विच इज गुड मेजर ऑफ सैनिटेशन। इफ we have controlled or we are on the path of controlling the infant mortality rate, it means कि we are providing sanitation and availability of clean drinking water. If we provide clean drinking water and availability of sanitation, तो infant mortality rate हमारे देश में घटेगी, because infants are most affected by these things। क्योंकि हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं देश के या दुनिया के किसी भी देश के, उनका सबसे बड़ा वल्नरेबल होता है कि अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज उनके पनपते हैं, जिससे उनकी मोर्टेलिटी रेट हाई होने लगता है उस देश के अंदर। सेकेंड थिंग है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग जीवन प्रत्याशा। मतलब कि अगर अब जीने की जो वो है जो अवधि है, वो जीवन की अवधि वो बढ़ रहा है। मान लो कि 60 से बढ़ के 62 हो रहा है, 62 से 65 हो रहा है, 65 से 67 हो रहा है। इट मीन्स कि हमारा देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं विकास कर रहा है। मतलब कि डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है उनको भी मिल रहा है। इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ सर्विसेज। इट मीन्स कि वी आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी लाइफ, गुड इन्वायरमेंट। हमारे विकास का पर्कुलेशन जो है वो उस आम आदमी तक के जा रहा है ताकि उनकी हेल्थ बेहतर है। और लिटरेसी रेट तीसरा है कि विच डिनोट्स द स्प्रेड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर लिटरेसी रेट ठीक हो रहा है तो हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, मतलब कि शिक्षा हमारी ठीक चल रही है। दीज इंडिसेस आर मेजर्ड ऑन स्केल ऑफ 1 of 100 एंड द एवरेज ऑफ 3 इंडिसेस गिव्स द फिजिकल क्वालिटी। ये तीन तरह के क्वालिटी जो हैं वो हम ये कर सकते हैं किसके तहत, तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के तहत। ये 3 फैसिलिटी अगर हम दे रहे हैं, इसका मतलब कि फिजिकल क्वालिटी जो जनरल मासेस का है वो इंक्रीज कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है। और ऐसे में क्या होगा कि फिर जब वो बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये साइन है, सिम्टम है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है हमारे देश का, उनका फ़ायदा उन तक पहुंच रहा है, मिल रहा है। Generally, it has been observed that PQLI is higher in the cases of countries having GNP। अब ये तो क्या होता है कि देखा गया है कि जिसके देश में GNP में हाई, जब GNP होता है तो PQLI हाई, तो फिर उस देश के अंदर PQLI मतलब फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होता है। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द कंट्रीज। लेकिन सारे देशों के लिए नहीं है। As some nations with high GNP have lower PQLI। माने हम अगर मान लेते हैं कि PQLI अगर बढ़ जाने से, ये GNP बढ़ जाने से PQLI में इम्प्रूवमेंट होता है, तो होता है, पर हमेशा ये सही नहीं है। बाकी के बहुत सारे देशों में as some nations with high GNP, क्योंकि कुछ देश में ऐसे हैं कि उनकी GNP बहुत आगे रहता है, बहुत ऊंचा रहता है, बहुत ऊंचा रहता है, बहुत ऊंचा रहता है। 10 PQLI इज कंजंक्शन विद GNP लेवल में, लेकिन फिर भी उनका PQLI बिल्कुल लो होता है। 10 PQLI कंजंक्शन विद GNP लेवल में गिव अ बेटर आइडिया ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन हाँ, ये एक बेटर आइडिया होता है किसी भी देश के विकास के मेजरमेंट करने के लिए। क्लियर है? तो हम यहाँ तक देख लिए। नेक्स्ट जो आगे हम लोग फिर देखते हैं। थैंक यू।